मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्रुति अंगद। चुनावी दंगल अब किसका होगा मंगल? जी हां, चुनावी शोर सुनाई देने लगे हैं। शंखनाद आज हो चुका है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनावों का ऐलान कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में 18 सितंबर से मतदान की घोषणा की है। वहीं हरियाणा में 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पहले चरण का मतदान 18 सितंबर को होगा, दूसरे चरण का मतदान 25 सितंबर को होंगे और तीसरे चरण का मतदान 1 अक्टूबर को होगा। वहीं मतगणना 4 अक्टूबर को होनी है। इसी तरह हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए 1 अक्टूबर को मतदान होने हैं और 4 अक्टूबर का इसका नतीजा आएगा। लेकिन आगे मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने ऐलान करते हुए क्या कुछ कहा है, पहले आपको वो सुनवाते हैं। J&K में टोटल 87.09 लाख इलेक्टर्स होंगे, जिसमें लगभग ऑलमोस्ट इक्वल 44.46 लाख मेल और 42.62 लाख फीमेल वोटर्स होंगे। बड़ी अच्छी स्टोरी ये भी है कि जिस तरीके से यूथ ने पिछली बार भाग लिया इलेक्शंस में, इस बार उसके बाद फर्स्ट टाइम वोटर्स भी होंगे अराउंड 3.71 लाख और टोटल अगर वोटर्स को देखें तो 20 lakhs एंड above would be the youth, and we want to focus on youth as ambassadors of our elections. इलेक्टरल रोल बनने की प्रक्रिया चालू है और काफी समय से आयोग ये बात की तैयारी कर रहा था कि जैसे ही मौसम थोड़ा ठीक हो, जैसे ही अमरनाथ जी यात्रा खत्म हो, तो आप देखेंगे कोइंसिडेंस नहीं है, 19 अगस्त को अमरनाथ जी यात्रा खत्म होगी और 20 अगस्त को फाइनल रोल भी पब्लिश हो जाएगा। सो इट हैज बीन ए वर्क इन प्रोग्रेस टू सिंक्रोनाइज एवरी एक्टिविटी इन ए वे दैट वी डू नॉट मेक एनी डिले इन डूइंग इलेक्शंस इन J&K, and this is what we announced in J&K in Jammu when we were there in March. ये पब्लिकेशन 20 को हो जाएगा। सभी पॉलिटिकल पार्टीज को इसकी कॉपी इलेक्टरल रोल की उपलब्ध कराई जाएगी। अगर पोलिंग स्टेशंस के बारे में देखें तो टोटल पोलिंग स्टेशंस J&K में 11,838 होंगे, जिसमें लोकेशंस होंगी, जिसमें एक जगह पर 2 या 3 भी बूथ हो सकते हैं। तो टोटल लोकेशंस वुड बी 9,169, जिसमें अर्बन एरिया में अराउंड 2,300 और लोकल रूरल एरिया में अराउंड 9,500 बूथ्स होंगे। सो प्रिडोमिनेंटली इट्स ए रूरल काइंड ऑफ एरिया। एवरेज वोटर्स पर पीएस वुड बी अराउंड 735 और हम जैसे हर बार करते हैं यहां भी वीमेन मैनेज्ड, पीडब्ल्यूडी मैनेज्ड और मॉडल पीएस बनाएंगे। वैसे तो इंस्ट्रक्शंस हमने दिए कि हर पोलिंग स्टेशन पे एक उत्साह का माहौल होना चाहिए, एक उत्सव का माहौल होना चाहिए और सभी को किसी ना किसी तरीके से नए तरीके से बनाएं। लेकिन खास तौर से जो मॉडल पोलिंग स्टेशन हैं वो करीब 360 होंगे। आपको एक तस्वीर दिखाते हैं कि कुछ पोलिंग स्टेशन वहां किस प्रकार के हैं, नायाब हैं। जैसे अगर आप देखें तो कोराबल पोलिंग स्टेशन है, 100% एसटी पॉपुलेशन, strategically located at the border, and you will believe the turnout in parliamentary constituency 80%. So बिल्कुल सरहद पर है और 80% पॉपुलेशन है। ऐसी अगर देखेंगे जस्ट ए फ्यू ग्लिम्सेस, अदरवाइज हर पोलिंग स्टेशन अपने आप में एक तस्वीर बयां करता है। जब चुनाव होंगे तो आपको दिखाएंगे। हमने वेबसाइट पे पिछली बार भी किया था, इस बार भी करेंगे कि आपको लाइव फोटोज गैलरी HD में हम आपको लोड करेंगे। वहां पर आप जब चाहें जब उस स्टॉक को देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं, एंजॉय कर। इसी तरीके से फ्लोटिंग में भी शिकारे में एक पोलिंग स्टेशन था और कितने लोगों के वोट लेने जाता है? सिर्फ 3 लोगों के। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द इंडियन इलेक्शंस। चेंज्ड सिनेरियो आफ्टर द पार्लियामेंट इलेक्शंस। तो जो क्लियर मैसेज थे और जिस पर हम बिल्ड कर रहे हैं, देवर एक्शन ओवर अपैथी। लोगों में ये नहीं था कि कुछ नहीं हो सकता, कैसे होगा, जाएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं।
बिल्कुल, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग अब तस्वीर बदलना चाहते हैं और तस्वीर बदलती हुई भी नजर आएगी। अब इस शो में राजनेताओं के बोल क्या कुछ रहे वो आपको पहले सुनवाते हैं, फिर अपने मेहमानों से परिचय करवाएंगे। चुनाव आयोग ने आज तारीखों का ऐलान किया है। 1 अक्टूबर को हरियाणा प्रदेश के विधानसभा के चुनाव हैं। हम जो चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया उसका स्वागत करते हैं। हमारी पूर्ण तैयारी है। हमारी सरकार मिशन मोड के अंदर लगातार पिछले 10 वर्षों से काम कर रही थी और अब भी लगातार आने वाले समय के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम हरियाणा के अंदर बड़े मैंडेट के साथ सरकार बनाएंगे। मैं उनकी घोषणा का स्वागत करता हूं और सभी दलों से, और ये अपील भी करना चाहूंगा कि हम भाईचारे से मिलकर के शांति प्रिय ढंग से इस चुनाव को पूर्ण करेंगे। केंद्रीय चुनाव आयोग ने 2 प्रदेशों के चुनाव की घोषणा की है, जिसमें हरियाणा और जम्मू कश्मीर। आज से आचार संहिता लगी है और हरियाणा में तो 1 फेज में चुनाव होगा, जम्मू कश्मीर में 3 फेज में चुनाव होगा। और दोनों प्रदेशों का जो चुनाव का रिजल्ट है, जैसा उन्होंने बताया है कि 4 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा और उस नाते से अब दोनों प्रदेशों में जो चुनाव हैं वो अपने निश्चित समय पर हो रहे हैं। जहां तक हरियाणा की बात है, मैं स्वागत करता हूं इस चुनाव की घोषणा का और निश्चित रूप से हमारा कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के लिए अपने बहुत पहले से तैयारी कर रहा है और इसमें निश्चित रूप से जैसे केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी है, इसी प्रकार हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनेगी। हो गए, हम तैयार हैं और हरियाणा की जनता भी तैयार है। उसका नमूना आपने लोकसभा में देखा और जिस तरह से आनन फानन में ये सरकार फैसले ले रही है, हरियाणा सरकार, साफ नजर आ रहा है कि इन्होंने हार मानी हुई है। ये लोग हमारे साथ हैं और 10 साल का इनका जिस प्रकार का शासन रहा, तो हरियाणा को बिल्कुल इन्होंने कहा हम हरियाणा देश में आगे होना चाहिए, लेकिन सबसे पीछे कर दिया है भाजपा ने। आज के दिन चाहे हमारा किसान है, मजदूर है, सबसे ज्यादा आप देखिए युवा, गृहिणी महंगाई में दबी जा रही है। अब मैं सारी लंबी बातें नहीं छेड़ना चाहती, लेकिन जिस प्रकार का इनका शासन रहा, आज जनता इस इंतजार में है कि कांग्रेस की सरकार ही बने। आज जम्मू कश्मीर और हरियाणा का चुनाव का ऐलान हुआ है। हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे सरकार बनाएगी। हरियाणा का हमने विकास किया है। हरियाणा हम अपार बहुमत से फिर जीतने वाले हैं। जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, धारा 370 हटने के बाद पहली बार वहां चुनाव होने जा रहा है और जम्मू कश्मीर के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, क्योंकि हमने जनता का दिल भी जीता है और विकास भी किया है। मुबारक दिन यह हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने आज अनाउंस कर दिया है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होंगे और 3 फेजेस में होंगे। पहला फेज 18 को होगा, दूसरा फेज 25 को होगा, तीसरा फेज जो है 1 को होगा और 4 अक्टूबर को रिजल्ट निकलेंगे। मैं सिर्फ इलेक्शन कमीशन से ये उम्मीद करूंगा, जो बहुत जरूरी है, कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबको दें, सब पार्टीज को। ये नहीं कि एक को ज्यादा दे देंगे। और खासकर जो इन्होंने ऑफिसर्स को रातों रात चेंज किया है, इसका मतलब इन्हें मालूम था कि अनाउंसमेंट आएगा। मैं चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन इसको भी देखे, इन अफसरों को किस बिना पे चेंज किया गया है। ये पहली दफा है कि 10 साल के बाद इलेक्शन हुए। इससे पहले लंबा समय जब था वो गवर्नर रूल हुआ था 1990 में और 6.5 साल के बाद इलेक्शन हुए थे 96 में समर में। तो 6.5 साल लंबा समय था, लेकिन इस साल ये इस दफा 10 साल के बाद हो रहे हैं। तो पूरा देश, पूरा मीडिया और मीडिया से ज्यादा
और लीडरों से ज्यादा जम्मू कश्मीर के मतदाता, चाहे वो जम्मू प्रोविंस के हों, कश्मीर के प्रोविंस में हों, 10 साल से इंतजार कर रहे हैं कि विधानसभा के इलेक्शन कब हो। बिल्कुल, चुनावी हुंकार अब किसकी सरकार, ये सवाल बरकरार है। अब इन सवालों का जवाब हम अपने मेहमानों से ही जानेंगे। सीधे आपसे परिचय करवाते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं अविरल मलिक, बीजेपी के नेता है, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर HN उपाध्याय, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है आपका। पूजा मिश्रा, प्रवक्ता है सपा की, और आलोक पांडे, राजनीतिक विश्लेषक है, बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले ये वो नई तस्वीर है जम्मू कश्मीर की। आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से पहले 7 चरण में चुनाव होते थे, 5 चरणों में चुनाव होते थे, लेकिन इस बार सिर्फ 3 चरणों में चुनाव होंगे। बुलंदी है, कॉन्फिडेंस की आवाज है, तस्वीरें बदल गई है। मैं सीधे सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि विपक्ष ने सबसे ज्यादा इसका बहिष्कार किया, सबसे ज्यादा विरोध किया, लेकिन HN उपाध्याय जी, जिस तरीके से विरोध किया गया, लेकिन अब तस्वीरें बदल गई है। धारा 370 हटने के बाद क्या कॉन्फिडेंस है भारत का कि वो 3 चरणों में चुनाव कर रहा है। आतंकी सायों में जिस तरीके से कश्मीर घिरा रहा, लेकिन अब कॉन्फिडेंस, अब उस अंधकार से कश्मीर वासी भी निकल रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता अब कि धारा 370 हटने का फायदा हुआ है कश्मीर को? उपाध्याय जी। जी, आवाज आ रही है? जी जी, बिल्कुल आ रही है। श्रुति जी, देखिए, पहली बात तो प्रधानमंत्री जी ने अभी कल ही भाषण दिया था, 1 नेशन 1 इलेक्शन। हालांकि उनके पिछले 10 साल से कथनी और करनी में लगातार अंतर रहा है। वो जो कहते हैं उसका उल्टा होता है। देखिए, होना चाहिए था महाराष्ट्र का भी चुनाव ही जम्मू कश्मीर के साथ, हरियाणा के साथ, क्योंकि 2009, 2014, 2019 में साथ दोनों जगह चुनाव हुआ। लेकिन ये हार और आलोचना दोनों को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। उपाध्याय जी, अभी तो खुशी की बात है ना, तस्वीर तो बदल गई है। इन तस्वीरों पर चर्चा करिए ना सबसे पहले, बाद में उस पर भी चर्चा करेंगे। खुशी इनकी देन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की देन है। ये 2018 में पंचायत चुनाव कराए, पहल तो की ना, लोकसभा चुनाव कराए। उपाध्याय जी, पहल की बात की जाती है, इंसान सब सोचता है। के चुनाव कराए। उपाध्याय जी, एक आपके लिए एग्जाम्पल दूंगी। उपाध्याय जी, सुन लीजिए कि न्यूटन के पास सेब नहीं गिरा होगा, सबसे पहले सबने सेब को गिरते हुए देखा होगा, लेकिन उसने ही ग्रेविटी का आविष्कार किया और ग्रेविटेशनल फोर्स लाया। तो आप सोचते हैं और फिर कदम उठाते हैं, तो ये कदम उठाया गया और ये तस्वीर बदलती है, तो उस तस्वीर की चर्चा करिएगा ना। विरोध करते हैं, आलोचना करते हैं, तो प्रशंसा भी करनी चाहिए ना। मैडम जी, श्रुति जी, ये सोचे थोड़ी है, ये तो कोर्ट ने किया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चुनाव करा रहे हैं। ये तो मुंबई में नगर पालिका के चुनाव आज तक नहीं करा पाए, BMC का। ये जहां इनको हार का डर है, जहां हारने की पूरी संभावना है, वो चुनाव टालते हैं। आप बताइए, महाराष्ट्र का चुनाव इन्होंने क्यों टाल दिया? क्योंकि एक साथ 4 राज्य 3 राज्य हारना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हार, लोकतंत्र में हार और आलोचना दोनों को बर्दाश्त करने की क्षमता होनी चाहिए। ये बर्दाश्त नहीं करते हैं। दूसरी बात, जबकि ये कहे कि 1 नेशन 1 थियरी, 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए, अब खर्च अलग से चुनाव होगा तो नहीं बनेगा। 1 महीना टाल देंगे, उससे क्या हो जाएगा? न तो इन्होंने यूपी में उपचुनाव की घोषणा की। चलिए, कहाँ भागेंगे? जनता तो मन में बैठा ही नहीं है कि जब आप आएंगे तब आपको हराएंगे, इंडिया गठबंधन को जिताएंगे। जहां तक आप जम्मू कश्मीर की बात कर रही है, आतंकी साया इन्होंने नोटबंदी के समय कहा, 370 हटने के बाद कहा, रोज ही तो मारे जा रहे हैं। कल भाषण दे रहे थे और एक दीपक सिंह हमारा, मतलब उपाध्याय जी, आपको तस्वीरें ना बदलती हुई नजर आई, आपको नहीं लगता कि अब कश्मीर में हालात पहले से बेहतर हो गए? मैं ये नहीं मानता हूँ। चलिए, आप नहीं मानते। जी, हमारे साथ अविरल मलिक भी जुड़े हुए हैं, वो क्या मानते हैं? उनके लिए क्या ये तस्वीर कॉन्फिडेंस को दर्शा रही है? उनसे जान लेते हैं। जब उपाध्याय जी, आपके पास आऊंगी। वहाँ के मतदाताओं के आधार पर वहाँ विधानसभा का चुनाव हो जाएगा, वहाँ के लोगों के हाथ में सत्ता सौंप जाएगी, तब हालत सुधरने की संभावना होगी। वो भी जब इनका मन अच्छा रहेगा तब। अभी जब जनता वोट डालेगी तो जनता के हाथों में ही तो शासन है। जी, कल जैसे एकाएक इन्होंने 300 से अधिक कर्मचारियों का ट्रांसफर अधिकारियों का किया और आज चुनाव की घोषणा हो गई।
क्या इनकी नीयत ठीक है, यह भी चुनाव आयोग को देखना पड़ेगा। 15 अगस्त छुट्टी के दिन चलिए नियति की बात अभी कर लेते हैं। उपाध्याय जी रुक जाइए। अवरील जी, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें बदल गई है, उनको नहीं लगता कि तस्वीरें बदल गई है, लेकिन 370 हटने के बाद जिस तरीके की तस्वीरें अब सामने आई है, पहले 7 चरणों में होते थे, 8 चरणों में चुनाव होते थे, लेकिन ये प्रशंसा की बात कही जाएगी क्योंकि अब सिर्फ 3 चरणों में चुनाव होंगे। आतंकी के साए में जीता था जो कश्मीर, अब कॉन्फिडेंस के साथ उभर रहा है। जी देखिए, जहां तक बात है एसएन उपाध्याय जी की, तो इनकी पार्टी की जहां तक बात है, आपने सवाल पूछा था कि तस्वीर बदल गई है। इन्हें तस्वीर से कोई लेना देना ही नहीं है, इन्हें केवल भ्रष्टाचार चाहिए। ये भ्रष्टाचारी लोगों का समर्थन करते हैं और स्वयं भी जिस प्रकार से इनके द्वारा भ्रष्टाचार किए गए हैं, वो 2G से शुरू कर लिया जाए, वो 4 से शुरू कर लिया जाए तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। 60 साल तक इस देश में इन्होंने शासन किया और कश्मीर में जिस प्रकार से पत्थरबाजी होती रही, आतंकवाद पनपता रहा, उस विषय पर ये कुछ नहीं बोले। और जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हुए, उनको मार मार कर काट काट कर भगा दिया गया, जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों के ऊपर अत्याचार हुए, उस विषय पर एसएन उपाध्याय जी की पार्टी एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरीके से गिरिजा टिक्कू जी की निर्मम हत्या हुई, जिस तरीके से निर्मम हत्या होती है, उस विषय पर ये कुछ नहीं बोलते हैं। ये नीलकंठ गंजू जी की निर्मम हत्या पर कुछ नहीं बोलेंगे, और ये अगर नहीं बोलेंगे तो टीकालाल टपलू जी की निर्मम हत्या पर कुछ नहीं बोलेंगे। जिस तरीके से आज चुनाव की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जिस तरीके से आतंकवाद का खात्मा जम्मू कश्मीर के भीतर हुआ है, वो सबको नजर आ रहा है। नंबर 2, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर विकसित हो रहा है, जम्मू कश्मीर का विकास हो रहा है, वहां के युवाओं के हाथ में आज लैपटॉप है, आज वहां के युवा खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, पत्थर छोड़कर वो लैपटॉप तक पहुंच चुके हैं, स्मार्टफोन तक पहुंच चुके हैं। तो एक परिवर्तन है जम्मू कश्मीर में, घाटी में एक परिवर्तन निश्चित रूप से आया है, और वो भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी के कारण ही संभव हो सका है। इस बात को कांग्रेस पार्टी को जान लेना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से आरोप लगाते हैं, आरोपबाजी का ये दौर प्रारंभ करते हैं, तो नंबर 1 इन्हें गिरबान में झांक कर देखना चाहिए। जिस तरीके से 60 साल सत्ता की बागडोर इनके हाथ में रही, भ्रष्टाचार पनपता रहा, और जिस तरीके से वहां के आतंकवादी निरंतर पनपते रहे और इनकी सरकार ने कुछ नहीं किया, इनकी सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी रही। ये थी कांग्रेस पार्टी की सरकार, चाहे वो मनमोहन सिंह की सरकार की बात कर ली जाए, भ्रष्टाचारियों को आपने अपनी पार्टी में ले लिया, भ्रष्टाचार का तो आपको बोलने का अधिकार नहीं है। जिस तरह से सभी भ्रष्टाचारियों को आपने अपनी पार्टी में लेकर 7-7 का सर्टिफिकेट दे दिया, और लगभग 23 चुनाव के पहले 23 लोग आपके पार्टी में शामिल हुए हैं, 25 लगभग, और सब 23 पर से केस वापस हो गया, 23 पर से केस वापस हो गया जितने आरोपी थे। और आप भ्रष्टाचार की बात अविरल जी कहते हैं। कश्मीरी पंडितों का जब वहां से अत्याचार हुआ, उस समय आपकी सरकार सहयोग से चल रही थी, बीपी सिंह को आप सहयोग कर रहे थे, और बीपी सिंह के सहयोग से वहां पर जो सरकार आप चला रहे थे, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन था। जब वहां पर कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हुआ, आपको ये बोलने का हक नहीं है। हमारे समय हमने रोका है वहां पर आतंकवाद को, हमने नियंत्रित किया है, लोकतंत्र को मजबूत किया है। आपका राज्यपाल थे जनमोहन जी, आपकी सरकार से सहयोग दे रही थी बीपी सिंह को। कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हुआ। उपाध्याय जी, ये तस्वीर देख लीजिए जी। तो क्या है तस्वीर का मतलब, मैडम आप उन तस्वीरों के बिल्कुल तस्वीरें बदल गई है, और पहले जो तस्वीरें थी अब उससे बिल्कुल विपरीत है। हमारे साथ आलोक पांडे भी मौजूद है, क्योंकि 3 चरण में चुनाव होने हैं। आलोक पांडे जी, तस्वीर कितनी बदल गई है 370 हटने के बाद, पहले ये जान लेते हैं, क्योंकि पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो लगाती है, लेकिन जो अच्छी बात है वो भी बतानी चाहिए जनता को। नहीं, देखिए जम्मू कश्मीर में मैंने तो पहली बार सुना है कि 3 चरणों में चुनाव हो। जिस तरह से 370 के जब थी और जिस तरह की हिंसा होती थी, और उसके बाद 5, 6, 7 चरणों में जम्मू कश्मीर में चुनाव हो, तो सिर्फ की बात है कि
की हत्या के बाद इतनी हत्याएं कम हो जाती है, वो अलग मैटर। क्या 370 लगे रहने से स्थिति अच्छी थी? अगर 370 हट गया है फिर भी बहुत खराब है, मानता हूं मैं कांग्रेस के आरोप में, तो 370 होने में कितना फायदा था? तो इसलिए ये जो राजनीतिक आरोप लगाया जाता है विपक्ष द्वारा या कांग्रेस द्वारा कि 370 हटाने से क्या हो गया, 370 हटाने से यह हुआ कि इलेक्शन कमीशन का कॉन्फिडेंस बढ़ गया, वो 5-7 चरण के चुनाव को 3 चरणों में हो रहा है। इसका मतलब कि जम्मू कश्मीर नॉर्मलाइजेशन की तरफ तो जा रहा है ना। हालांकि मैं बहुत खुश होता कि हरियाणा की तरह वहां भी एक दिन में चुनाव होता, लेकिन क्यों वो आतंकवाद की वजह से नहीं, वहाँ प्राकृतिक दुर्घटना ज्यादा है, पहाड़ है और वहां तक पहुंचना मुश्किल है इस तरह से, तो शायद उस कारण से 3 चरणों में चुनाव हुए। लेकिन ये संकेत तो है कि भारत सरकार, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये महसूस कर रही है कि जम्मू कश्मीर नॉर्मलाइजेशन की तरफ है। किसी में जैसा आरोप लगा कि महाराष्ट्र का चुनाव केंद्र सरकार नहीं कराने दे रही है या उत्तर प्रदेश का उपचुनाव, मुझे जहां तक जानकारी है कांग्रेस बताएगी कि इलेक्शन कमीशन क्या केंद्र सरकार के हिसाब से चलता है, अगर चलता तो क्या कांग्रेस ने केंद्र सरकार के हिसाब से चलाया हमेशा, और जब चाहा तब केंद्र सरकार को अपने हिसाब से लेकर? मुझे एक घटना याद आती है कि जब 3 सेशन का दौर था, एक सदस्य था और उस एक सदस्यीय आयोग को जब केंद्र सेशन ने केंद्र सरकार की बात को मानने से मना किया, बहुत स्ट्रॉन्ग चुनाव आयोग थे, तो कांग्रेस ने उनकी शक्तियों को सीमित करने के लिए उसे 3 सदस्य कर दिया और 3 सदस्य करने के बाद लगभग अधिकार सबके बराबर कर दिए, मेजोरिटी से डिसीजन लेने की बात कर दी, यानी 2 तो जो लोग अपने 2 संसदीय लोगों को जोड़े थे इसीलिए भी 3 सदस्यों को रिप्लेस किया जा सके, मैनेज किया जा सके। तो जो कांग्रेस पार्टी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में कोई एक अगर ताकत पर बैठ जाए उसको कंट्रोल करने के लिए नंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन की संख्या के आगे के उसको कंट्रोल करने की कोशिश करे, वो कैसे भरोसा कर सकती है कि सिलेक्शन ऑफ गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट हो? यह तो कांग्रेस ने तय किया है, जो इलेक्शन कमीशन का भयंकर उपयोग करती रही है, करती रही है, जो केंद्र सरकार रहती है प्रत्यक्ष की तरह उपयोग करती रही है पिछले 70 सालों में, तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाना ठीक है। एक तरफ कांग्रेस कहती है हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बनाई, जवाहरलाल नेहरू जी ने सब निर्माण किया और ये देश में जितनी बॉडीज है बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक तरफ कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन और भारत सरकार मिलकर भी काम करते हैं, तो सोच समझकर आरोप लगाने चाहिए। इससे देश का लोकतंत्र कमजोर होता है। जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पर किस तरह का हमला करते हैं देश की डेमोक्रेसी कमजोर होती है। आप इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी में अंतर समझिए, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, अब उस पर जब हमला करते हैं तो देश की संविधान पर हमला करते हैं, फिर आपको वो नारे बेकार हो जाता है जब आप कहते हैं संविधान खतरे में है, भारतीय जनता पार्टी संविधान को नहीं मानती है, तो फिर क्या आप संविधान को मानते हैं? संविधान मतलब क्या? संविधान मतलब आर्टिकल 40 से लेकर 32 तक, बस यही संविधान है। संविधान नहीं है, देश का इलेक्शन कमीशन का संविधान नहीं है, देश का राष्ट्रपति का संविधान नहीं है, देश का उपराष्ट्रपति। आप उपराष्ट्रपति का अपमान करते हैं, राष्ट्रपति का अपमान करते हैं, इलेक्शन कमीशन का अपमान करते हैं और फिर भी कहते हैं कि संविधान के रक्षक आप है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की इस बात पूजा मिश्रा जी भी हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि विपक्ष एक सुर में विरोध करता है, एक लय ताल भी नहीं छोड़ता, लेकिन अब जब तस्वीरें बदलती है तो प्रशंसा करने से भी कतरा जाता है। पूजा जी देखिए, पहले आपको नमस्कार श्रुति जी, और मैं सुन रही थी 370 हट गया, 370 हट गया, 370 35A हट गया, 370(1), 370(2), 370(3) ये अभी है। तो क्रोनोलॉजी समझिएगा श्रुति, अच्छी बात है, 370 35A हट गया है और 371 है अभी कितने राज्यों में, आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्यों में 371 है, ठीक है। तो 370 के 35A हटा, वो क्या हटा है? वो हटा है कि आप जो है जाकर के बाहरी लोग वहां पे लैंड खरीद सकते हैं। और क्रोनोलॉजी देखिए कि जम्मू एंड कश्मीर में मिलती है लिथियम की जो है खदान मिलती है। अब लिथियम की खदान सोची जी आप और हम तो खरीद सकते नहीं है, ठीक है, जिसका नाम जो है अभी सेबी में आया हुआ था, ऐसे लोग ही खरीद सकते हैं जी। और चलिए ये बात हो गई। फिर उसके बाद में आते भी जो है आलोक जी बहुत कह रहे थे कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की बात करें। हम नहीं करते आपत्ति भाई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पे। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है जब शायरी सुनाती है, ध्यान हटाने के लिए, अपनी तरफ ध्यान केंद्रित करने के लिए, मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, तो थोड़ा सा शक होता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ये कहती है, जब उसे सवाल पूछा जाता है शायरी सुनाना
लोगों को थोड़ा सा इस, जब आप बहुत सियासी बयानबाजी होती है तो जनता को काम डाउन करना, मतलब मुझे लगता है कि आपकी नजर में वो गलत है। नहीं श्रुति जी, वो गलत नहीं है। मैं आ रही हूँ, जो अब मैं जो बात कहना चाह रही हूँ मैं उस बात पे भी आ रही हूँ। श्रुति जी, जब मीडिया पूछती है इलेक्शन कमीशन से कि आप जो है महाराष्ट्र में और झारखंड में और उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन पे क्यों नहीं अभी बात कर रहे हैं, तो उसने पूछा कि कब होगा, तो उनका जवाब आता है इलेक्शन कमीशन का, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर की में फोर्सेस की ज्यादा जरूरत है। हमारा रोड मैप रेडी था तो हम इसलिए वहां पर जा रहे हैं। 10 साल से चुनाव नहीं हुआ पूजा जी, आपने कहा कि 370 पैंतीस से जो आता है, आपने उसकी बात की। पहले तो वो भी रिस्ट्रिक्शन था ना, पहले तो तस्वीर और भी दयनीय थी, भयावह थी। मुझे ये बताइए आप मेरे कि आपके पास इलेक्शन, मैंने बोला कि चले ठीक है 370 का 35 से हटा, कोई बात नहीं है, आपने ध्यान नहीं दिया। मैंने बोला कि इलेक्शन कमीशन पे अगर हम जरा सा भी सवाल उठाते, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का जवाब आता है क्योंकि हमें वहां पे इलेक्शन कराने हैं, वहां पे फोटो भेजने हैं। आप सोचिए 28 स्टेट और 9 यूनियन टेरिटरीज में इकट्ठे चुनाव हो जाता है। पहली बात तो फोर्सेस का लुकआउट आपका नहीं है, आप इलेक्शन कमीशन है, आप गवर्नमेंट को बोलेंगे सीधा कि हाँ ठीक है यहाँ पे इलेक्शन होने हैं। एक बच्चा जिसकी आईक्यू थोड़ी कमजोर है, एक बच्चा जो बहुत ब्रिलियंट है, किस पर ध्यान दिया जाएगा? देखिए अब ध्यान माँ उसी पर देगी, ध्यान माँ उसी पर देगी। पूजा जी सुन लीजिए, मैं ही बोल देती हूँ आपको इस बारे में कि ध्यान उसी पर दिया जाएगा जो बच्चा कमजोर है। श्रुति जी, तो ध्यान देने का काम गवर्नमेंट का है। वैसे भी पूरे कराएंगे ना, 2024 में इलेक्शन कराएंगे ना, पूरे देश में कराएंगे। आप समझी नहीं, अभी यहाँ पे ऐसा 10 साल से चुनाव नहीं हुआ, 2014 में चुनाव होता है, तो ऐसे में क्या उसके लिए प्राथमिकता तो बनेगी ना। देश में चुनाव होता है, यहाँ पे आप 4 राज्यों में नहीं करा पा रहे हैं, ये तो कहीं ना कहीं डाउट लाते हैं। अब मुझे पूजा जी कभी कभी विपक्ष का स्टैंड भी क्लियर नहीं लगता है, मुझे समझ नहीं आता कि आप वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर समर्थन दे रहे हैं या फिर उसका विरोध करें, क्योंकि आप लोग विरोध में भी खड़े होते हैं जब चीजें आती है, आपके पक्ष में बात होने लगती है तो आप कहते हैं नहीं फायदे के लिए करते हैं। अपने फायदे के लिए स्टैंड तो क्लियर करिए ना पूजा जी, ठीक है। स्टैंड हमारा बिल्कुल क्लियर है कि भाजपा अपने फायदे के लिए पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल ना करे, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मिसयूज ना करे, चाहे वन नेशन वन इलेक्शन कराए, चाहे स्टेट के अलग अलग इलेक्शन कराए। बस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं जिसका वो मिसयूज करते चली आ रही है, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, इन सब का जो है मिसयूज ना करे। हमारा यही स्टैंड है और हम इसीलिए सवाल उठाते हैं। अगर सबका मिसयूज होता हुआ ना दिखे ना श्रुति जी, तो हम लोग बिल्कुल सवाल ना उठाएं। हाँ ठीक है, फेयर है। आप आरोप लगाती हैं तो से इट लाउड, क्योंकि हमारे पास है अवरील मलिक, वो आपको मलिक जी आपको जवाब देंगे उसका, लेकिन आप बताइए तो क्या किस मिसयूज की बात कर रही है, किस तरीके के मिसयूज की बात कर। मैंने आपको बोल दिया कि जम्मू कश्मीर का अगर प्राथमिकता दिखा रहे हैं तो वजह भी है। ईडी नहीं, आप उठा करके देखिएगा ना, करती है और इनके पार्टी में चले जाते हैं, ऊपर केसेस हट जाते हैं। आप उठा करके देख लीजिए, लंबी फेयर लिस्ट है भाई, रेड्डी है, आपके हेमंत बिश्व शर्मा है, इनके यहाँ पे तो जब इनकी पार्टी में चले जाते हैं उनकी फाइल लीक हो जाती है। आप जाती है सीधे बताती नहीं हमारे पास भाई सब फाइल लीक हो गई है, तो ये मलिक जी तो और क्या है। जब पार्टी बदलती है, पाला बदलता है, तो जो आरोप है वो भी दब जाते हैं। जी देखिए, पूजा जी की जहां तक बात है, पूजा जी बेबुनियाद आरोप लगा रही हैं, बिना तथ्यों के आरोप लगा रही। अगर इन्हें आरोप बिना तथ्यों के आरोप लगा रहे हैं, हेमंत बिश्व शर्मा पे आपने नहीं केस किया हुआ था। अब बताइए, आप बहुत गूगल करते हैं, मैं देखता हूँ कंटिन्यूसली गूगल करते हैं, गूगल करिए ना, आपको आइडिया लगेगा कि आपके पार्टी में कितने ऐसे लोग गए हैं जिनके ऊपर सीबीआई जांच चल रही थी और उसके बाद में सीबीआई जांच रोक दी गई। निराधार बात मत करिए, निराधार बात मत करिए, मैं बहुत लॉजिकल बात करती हूँ। आप मुझसे कोई भी आरोप लगाए, मेरे पार्टी पे कुछ भी कहिए, लेकिन ये ना कहिए मैं बिना तथ्यों की बात करती हूँ। मैं सिर्फ तथ्यों के साथ ही बात करती हूँ। आप करिए तथ्यों के साथ में बात, आप मुझे दे दीजिए तथ्य सारे के सारे उठा करके। मैंने वही बात जो इलेक्शन कमीशन की वर्डिक्ट आई हुई है, मैंने वही बातें की जो दिख रही हैं, जो है आपके पूरे आंकड़े में है। हेमंत बिश्व शर्मा पे आपने सीबीआई जांच नहीं चल रही थी, अभी 2014 के बाद में उनको कितनी बार बुलाया सीबीआई ने? सीबीआई ने किया गया, कोर्ट से आया कि सीबीआई के पास केस जा रही है, तो सीबीआई ने पूछताछ में कितनी बार बुलाया बताइए आप? ऐसे करके रेड्डी जी जब आपसे अलग हो करके अपनी पार्टी बना करके चुनाव लड़ाते हैं, सीबीआई उनके घर जाके दरवाजा खटखटाने लग जाती है। जब आपके पार्टी में आ जाते हैं, सिर्फ आप आ जाते हैं, फिर सीबीआई शांत बैठ जाती है। क्यों होता है ऐसा? सीबीआई हेमंत सोरेन जी को ले जाती है, ईडी ले जाती है, उसके बाद में फिर छोड़ती है।
आप लॉजिकल बिल्कुल बात आपका करिएगा, ये मत करिए निराधार बात। सारी निराधार बात नहीं हो रही है। आप पूरा जो आधार है ना, आधार के साथ बात करिएगा, लेकर के आइए अवरेल जी। आप बहुत गूगल करते हैं, करिए गूगल, और आपको मुझे लगता है बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि जो है आपकी पार्टी में कितने लोग ऐसे गए हैं जिनके ऊपर सीबीआई की जांचें चल रही थी, और किसकी फाइल गुम हुई होगी खोज लीजिए ना, ज्यादा जो सही पता चल जाएगा आपको। मुझे लगता है श्रुति जी आपको बहुत अच्छा बता पाएंगे किसकी फाइल सीबीआई ने बताई कि जो नहीं खो गई है भाई, हमारे पास नहीं है, इसलिए केस बंद होगा, इसलिए ठंडे बस्ते में जाएगा। ठीक है, आपका हो गया, अब मैं बोल लेता हूँ। अब सुनिए, देखिए आपके विषय में मैंने नहीं कहा, आपकी पूरी पार्टी के विषय में मैंने कहा है। आप इतने छोटे सोच मत रखिए, मैं पूरी पार्टी के विषय में कह रहा हूँ। आपके नेता अखिलेश यादव के विषय में मैं कह रहा हूँ। अखिलेश यादव जो आरोप लगाए, उनके पास कभी कोई तथ्य हुआ ही नहीं है। क्यों? अब मैं इसका उत्तर देता हूँ। अब सुनिए, देखिए जिस तरीके से उनके कालखंड में उत्तर प्रदेश में जंगल राज था, और उसका गवाह मैं हूँ, मैंने इस विषय को देखा है। जिस तरीके से कवाल कांड हुआ, मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, सबको मालूम है। क्या सफाई देंगे आप इन विषयों पर? इन विषयों पर सफाई ना की जाए तो अच्छा। कानपुर दंगे आप ही की सरकार में हुई है। क्राइम एनसीआर भी नहीं बता रही ना, एनसीआर भी का आंकड़ा कुछ अलग बता रहा है, एनसीआर भी का आंकड़ा कुछ अलग बता रहा है। एनसीआर भी क्या हमारी बात मानता है क्या? मैंने मुजफ्फरनगर आपके मंत्री सदन में कहते हैं, करना है तो अरे भाई आपके मंत्री सदन में कहते हैं कि महिलाओं के अगेंस्ट 55,000 क्राइम की वृद्धि हुई है। आपको पता है प्रति लाख जो है, पहले जो क्राइम हुआ करता था ना वो 485 हुआ करता था, 47 हुआ करता था। अब प्रति लाख जो है ना 454 होता है, कम हुआ है। लेकिन महिलाओं के अगेंस्ट 15% और बच्चों के अगेंस्ट 13% क्राइम में वृद्धि हुई है। तो जो क्राइम डिक्रीज हुआ ना, कहीं और डिक्रीज हुआ है, पर महिलाओं के अगेंस्ट बच्चों के अगेंस्ट नहीं डिक्रीज हुआ है। आप गाल बताते रहे कि हम जो लॉ एंड ऑर्डर कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर में ही फेल हो रखे हुए हैं। आपका उत्तर प्रदेश को मैंने देखा, मैं तो उत्तर प्रदेश की हूँ, मैंने तो उत्तर प्रदेश को देखा है, और इससे पहले भी सरकार को देखा, अभी भी सरकार को देख रहे हैं। पूजा जी सुन लीजिए, आप कंटिन्यू। बिल्कुल निराधार बात मत किया करिए, थोड़ा लॉजिकल बात किया करिए, कुछ तो ग्राउंड पेश किया करिए, किसी के तो आंकड़े उठाया करिए, कोई तो सोच बताया करिए, कोई तो सोच बताया करिए। मैं आपको सोच दूंगी, आप बताइएगा, जो बात मैं बोलूंगी उसको सोच दूंगी मैं आपको। किस सोच से ये बात निकल करके आ रही है? अगर आप कंटिन्यू बोलेंगी तो बोलिए, अब क्योंकि आप अकेले बिना सोच की बात करते हैं, आप बिना सोच की बात करते हैं, कुछ भी कह रहे होते हैं। ठीक है सोच के साथ बात करिए। चर्चा में सुना जाता है एक दूसरे को, और अवरील जी सुना जाता है, सुनिए समझिए, क्योंकि आप जनता के लिए काम करते हैं, जनप्रतिनिधि हैं आप, और ऐसे में जनता का आपके बारे में अच्छा सोचना भी मैटर करता है। ठीक है, 370 हट गया, चुनाव होने वाले हैं, बीजेपी को कितना फायदा होगा? क्योंकि 370 धारा 35 से जब हटती है तो फायदा कितना होने वाला है अवरील जी? देखिए पूरा फायदा होगा, क्योंकि हमने वहां का विकास किया है। अगर हम विकास करते हैं तो हम अधिकारी हैं कि हम वोट मांगे, और ये अधिकार हमारे पास मौजूद है, और हम वोट मांगेंगे, निश्चित रूप से मांगेंगे, क्योंकि हमने विकास किया है और भविष्य में भी करेंगे। इसीलिए इस विकास के मुद्दे पर, शांति के मुद्दे पर, आतंकवाद का खात्मे के मुद्दे पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। राष्ट्रवाद के मुद्दे पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। विकास के इंफ्रास्ट्रक्चर, तो आगे की तस्वीर कैसे होगी? आपने मुझे बहुत अच्छा लगा एक बात जब आलोक पांडे जी ने कही कि मुझे बहुत अच्छा लगता जब एक चरण में चुनाव होते, मुझे बहुत सही लगा कि हाँ ठीक है हम लोग बढ़े हैं, लेकिन हमारी अपेक्षा इससे अच्छी की है और अच्छे की है। जनता इसी चीज को चाहती है कि उसके साथ अच्छा हो, कल्याणकारी जो चीजें हैं वो उसके साथ हो। तो ऐसे में आप कौन सी अच्छी तस्वीरें जम्मू कश्मीर में पेश करेंगे, आप इसके बारे में बताइए कि कितना बदलेगा फिर? जी देखिए, जितना अभी बदला है इसका कई गुना निश्चित रूप से बदलेगा, और जिस तरीके से हमने परिवर्तन किया है वो सबको दिख रहा है। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बात हो, कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा की बात हो, इन विषयों पर चर्चा करनी चाहिए कांग्रेस के प्रवक्ता को, सपा के प्रवक्ता को, लेकिन ये नहीं कि दूसरे के बीच में बोला जाए। और जिस तरीके से पूजा जी कंटिन्यू मेरे बीच में इंटरप्ट कर रही थी, पूजा जी आप पूछ लीजिएगा, उपाध्याय जी यहाँ मौजूद है, उपाध्याय जी को मालूम है मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ, लेकिन पूजा जी आप जो इंटरप्ट कर रही थी वो सही नहीं है, मैं आपके भी बीच में नहीं बोलता हूँ। सुनिएगा, निराधार बातें करते हैं इसलिए इंटरप्ट करती हूँ। जिस टाइम आप निराधार बातें नहीं करेंगे, अब देखिए मैं बिल्कुल इंटरप्ट नहीं करती हूँ। आलोक जी है, आप पूछ लीजिए मैं कितना इंटरप्ट करती हूँ। कई सारे डिबेट में बैठे, मैं आपके साथ भी बैठी हूँ, मैं इंटरप्ट नहीं करती जब तक आप कोई निराधार बात ना करें। मैं बिल्कुल सुनूंगी, आप मुझ पर ब्लेम लगाइए, कुछ भी करिए, अब मैं बिल्कुल सुनती रहूंगी, लेकिन निराधार बात नहीं बता सकती। बस ठीक है, आप बोलिए कि क्राइम है, देखिए ग्राउंड दे दीजिए। पूजा जी सुनिए, तो ये लोकतंत्र है
और यहाँ सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। और हम तो जिस तरीके से आतंकवाद को समाप्त करने वाले लोग हैं, कम से कम हमारी तो सुनिए। और जो मैंने अभी तस्वीर दिखाई थी, जी बिल्कुल, तस्वीर मेरे द्वारा दिखाई गई थी, नहीं हुआ है। नहीं देखिए, एक मिनट पूजा जी, देखिए आप इनको तो सुनती रहेंगी, ये दिख रहे होंगे, इन पार्टी के प्रवक्ता को तो आप सुनेंगी, लेकिन हमें नहीं सुनेंगी। आपको दिख रहा होगा तस्वीर में जो मैंने अभी दिखाया है, तो इसीलिए आप सुनिए। प्रवचन रेवन्ना के लिए जो एड मांग रहे थे प्रधानमंत्री मोदी जी, उसके बारे में क्या कहेंगे? जो 1000 वीडियो पाए गए, ये सब ले आकर दिखा रहे हैं एडिट करके। आप यही दिखाते रहिए। प्रवचन रेवन्ना के बारे में क्या कहेंगे? ये एडिटेड नहीं है, जो है फोटो एडिटेड चल रहा है जी। आप लोगों को कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, आपका हो गया। अब सुनिए, देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अनेकों राज्यों का बता दीजिए। मलिक जी, मैंने बोला कि तस्वीरें किस तरीके से बदलेगी अगर चुनाव में आपकी सरकार बनती है जम्मू कश्मीर। आप बात उस पर करिए, सवाल का जवाब बात बाकियों से भी पूछा जाएगा ना फिर। बिल्कुल, देखिए उस पर बोलिए। बिल्कुल, मैं छोटे में उत्तर दे देता हूं क्योंकि ये सुनेंगे नहीं। इसी प्रकार से तस्वीर बदलेगी जैसे उत्तर प्रदेश में बदली है, और वो सबको दिख रही है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की तस्वीर हमने बदली है। उपाध्याय जी, चलिए ठीक है, उपाध्याय जी, सरकार आपकी बनती है जम्मू कश्मीर में, अब तस्वीरें इससे अच्छी लोगों को उम्मीद होगी कि इससे ज्यादा अच्छी होगी। जैसे कि आलोक पांडे जी ने कहा कि बहुत अच्छा होता कि एक चरण में चुनाव होता, बहुत अच्छी बात थी, एक अच्छी सोच भी थी। आपकी सरकार बनती है जम्मू कश्मीर में, कैसे बदलेंगे तस्वीरें आप? क्योंकि भाजपा को आप देखते हैं, उनकी कमियां गिना देते हैं, तो आप क्या वो गलती कौन कौन सी नहीं दोहराएंगे और कितना कुछ अच्छा करेंगे तस्वीरों को बदलने में? बताइए। पहले 1-2 मिनट जवाब दे लीजिए अभिनव मलिक जी की बात पर। इन्होंने कहा कश्मीरी पंडित 1 साल लोकसभा चुनाव के पहले महीनों धरना ऑपरेशन करते रहे कि हमारे जीवन सुरक्षित नहीं है, हमारा ट्रांसफर कर दीजिए। और इन लोगों को, ये लोग नौकरी से निकालते रहे, उन सबको निलंबन का डर देते रहे। कितना वो सब बैठे रहे, धरना प्रदर्शन करते रहे, लेकिन सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की। ये कश्मीरी पंडितों की बात करते हैं, ये बस हिंदू मुस्लिम और कश्मीरी पंडितों का उपयोग ध्रुवीकरण के लिए करते हैं। कश्मीरी पंडित बहुत दुखी है, इन्होंने जो कहा उसका ठीक उल्टा किया। कश्मीरी पंडित दुखी है कि जो 2019 में पुलवामा कांड हुआ, पता क्यों नहीं चल पाया आज तक, किसने कराया, क्या कराया, उसके दोषी कहाँ गए। उसके बाद जो ISI के जो है एजेंट आकर अधिकारी वहाँ पठानकोट में निरीक्षण किए, ऐसा क्यों किया गया, ऐसा क्यों किया गया? ये कश्मीरी पंडित और कश्मीरी की आवाम पूछना चाहती है। इन्होंने कश्मीरियों के साथ जो किया, न तो अच्छा किया, न तो देश के साथ अच्छा किया। ये तस्वीर लेकर घूम रहे हैं, वो प्रवचन रेवन्ना के बारे में बताएंगे, जिसके लिए मोदी जी ने कहा था इनको एक मिला हुआ वोट, हमको वोट मिलेगा। बताइए, 1000 से अधिक महिलाओं शोषण का वीडियो उनका जारी हुआ है, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी वोट मांगते रहे। इनका तर्क तो उसी प्रकार से है। श्रुति जी, 3 चरण के जो चुनाव की आप बात कर रहे हैं, 3 चरण के चुनाव कैसे हो जाएंगे? 3 चरण के चुनाव हो जाएंगे तो हमारे प्रधानमंत्री जी किस तरह से केदारनाथ जी की गुफा में जाकर प्रदर्शन करेंगे, किस तरह से और जगह का टीवी पर दिखाई देंगे, वो प्रभावित करना है उनको ना। आप बताइए, 1 चरण में चुनाव, 3 चरण में, और एक राज्य में चुनाव नहीं कराए। महाराष्ट्र में चुनाव कराने के लिए इनकी सेना नहीं है, इनके पास सुरक्षा नहीं है। जैसा कि पूजा ने कहा, आप लोकसभा में 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव कराते हैं, क्या हमारी सेना और पुलिस कमजोर हो गई है? 2 मिनट आपने बोल लिया, आप सवाल का जवाब दे दीजिए। जी बताइए। सवाल यही है कि अगर आप सरकार बनाते हैं जम्मू कश्मीर में, तो तस्वीरें कितनी और बदल जाएगी? जनता तो यही जानना चाहेगी ना, वो बताइए। हम कश्मीर की जनता से दलित, गरीब, माइनॉरिटी, जो भी गरीब है, सामान्य वर्ग के, उनके हितों के लिए काम करेंगे। हमारा सबसे पहला काम रोजगार उपलब्ध कराना वहाँ के लोगों का, वहाँ के लोगों के महंगाई से राहत दिलाना। वहाँ की जो संस्कृति के साथ इन्होंने छेड़छाड़ किया है, जो उनकी संस्कृति को नष्ट कर दिया है, वहाँ पर जो हमारे आदिवासी भाई हैं, जो अनुसूचित जाति जनजाति के भाई हैं, उनकी संस्कृति को नष्ट कर दिया है, उसको पुनः बहाल करने का प्रयास करेंगे।
साथ ही पुलवामा कांड की हम नए ढंग सिरे से जांच करने का प्रयास करेंगे कि उस कांड में कौन दोषी है, किसका हाथ है, जिसके नाम पर हमारे प्रधानमंत्री जी 2019 में वोट मांगे और जनता को भावनात्मक रूप से भरमाने का काम किया। ये तमाम बातें हैं। हम कश्मीरियत को लौटाएंगे चुनाव जीतने के बाद, वहाँ की संस्कृति को बहाल करेंगे जिसको इन्होंने छिन्न भिन्न कर दिया है। इन्होंने वहाँ के कश्मीरी पंडितों की जो सुविधाएं हैं अधिक से अधिक दिया जा सकता, उनके लिए हम देने का काम करेंगे। वहाँ के गरीबों के महंगाई से राहत देने का काम करेंगे। वहाँ पर पर्यटन जो ठप पड़ गया है उसको बढ़ाने का काम करेंगे। वहाँ के जो उद्योग धंधे, जो आर्थिक संसाधन है उसको हम मजबूत करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल जी, मलिक जी बोलिए। देखिए, जिस प्रकार से लंबा चौड़ा भाषण इन्होंने दिया, मैंने तस्वीर दिखाई मनमोहन सिंह की यासीन मलिक के साथ। अगर उपाध्याय जी आप में हिम्मत है, 1 मिनट बीच में मत बोलिए, सुनिए पहले, अगर आप में हिम्मत है तो यासीन मलिक मुर्दाबाद इस चैनल में कहकर दिखाइए। यासीन मलिक को तो आज ही आजकल पाल रहे हैं भैया अबीर मलिक जी। प्रवचन रेवन्ना मुर्दाबाद, यासीन मलिक नहीं प्रवचन रेवन्ना को मुर्दाबाद नहीं कह रहे हैं, वो कहाँ गए अबीर मलिक जी? यासीन हजारों महिलाओं का शोषण करने के बाद यासीन मलिक पर क्या कार्रवाई हो रही है? देश से बाहर चले गए। यासीन मलिक को प्रदान कर सरकार कहीं भगा तो नहीं दी, उनके पिताजी मंत्रिमंडल में है मोदी जी। यासीन मलिक को उपाध्याय जी, मलिक जी, चर्चा है, इसका दंड भुगतना होगा। बिल्कुल चर्चा में बने रहिए, चर्चा जैसा बात करिए, जनता सुन रही है, लाखों लोग आपको सुन रहे हैं। इस तरीके का रवैया जनप्रतिनिधि होके इस तरीके का रवैया अपनाएंगे तो अजीब सा लगेगा। आलोक जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदलती है चुनाव के बाद, तो किस तरीके की तस्वीर अब आगे आने की उम्मीद है ये बताइए, क्योंकि इसी को लेकर अब जनता वोट डालेगी, तो ये बताना जरूरी है कि क्या कुछ बदलाव आएगा। ये मुझसे प्रश्न? जी आलोक जी। देखिए, अब अबीर मलिक जी तो शायद कम तैयारी करके आए हैं, और छात्रों उत्तर देना चाहिए। एक उत्तर मैं दे देता हूँ जी। जम्मू कश्मीर में 2014 तक तो कांग्रेस की सरकार थी, सब केंद्र में जी, और उनकी समर्थित राज्य में थी जी। 9,000 परियोजनाएं चल रही थी पिछले 10 साल में, 4 से 14। उसके बाद से मैं बता रहा हूं, जब 370 हटा और इससे भारत सरकार का डाटा है 92,000 प्रोजेक्ट 2.5 साल में जी। कांग्रेस ने 10 साल में 9,000 प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के लिए दिए, छोटे बड़े पुल से लेकर रोड से लेकर सारे चीजें। और 370 हटने के बाद 2.5 साल में 92,000 प्रोजेक्ट जो है भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के। तो ये अंतर आया है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। 370 हटने के बाद, 500 बढ़ने के बाद जो उन्होंने परिवर्तन किया जम्मू कश्मीर में, एक सब जानते हैं दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उद्घाटन से लेकर के और शिलान्यास से लेकर उद्घाटन तक सब भारत सरकार के समय में हुआ है। कांग्रेस के परिवार का, कांग्रेस की जो प्रोजेक्ट नहीं था, तो दुनिया का सबसे ऊंचा पुल भी जो बना है जो जम्मू कश्मीर को उसे जोड़ता है 3 नदियों को। तो जम्मू कश्मीर में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इधर 2.5-3 सालों में हुआ है, मैंने इसके पहले कभी नहीं देखा है कांग्रेस के शासनकाल में भी नहीं। बिल्कुल आलोक जी, उम्मीद है इससे ज्यादा आगे बढ़ेगा फिर। और मैं मानता हूँ कि चुनेगी सरकार जी, इसको इस गति को बहुत तेज बढ़ाएगी। 370 जिसे ब्रिज कहते थे, वो एक अवरोध था देश के विकास को। जम्मू कश्मीर में दलितों को बराबर अधिकार नहीं मिले थे, वोट देने का अधिकार नहीं मिला था, जो कांग्रेस दलितों के लिए बहुत परेशान है। जम्मू कश्मीर में उन अधिकार दे रहे थे, वोटिंग नहीं करती थी कांग्रेस, जानती है अच्छी तरह से इस बात को। तो दलितों के लिए खामखाम दिखाने की जगह कम से कम 370 हफ्ते के बाद जो योग्य दलित भाई आए थे उनको जम्मू कश्मीर का नागरिक माना जाने लगा जी, सबको बराबरी का अधिकार नहीं। तो इसमें को ध्यान नहीं देना चाहिए। कम से कम हिंदू और मुसलमानों को एक बराबरी की जगह पर खड़ा किया है। ज्यादा जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के पास वो अधिकार ज्यादा थे जो हिंदू माइग्रेट होकर आए थे। जम्मू कश्मीर में मौके से मुसलमान माइग्रेट होकर आया वो वोटर है, लेकिन हिंदू माइग्रेट होकर आया बंटवारे की बात वो वोटर नहीं।
तो इस तरह की जो डिस्क्रिमिनेशन है ऐतिहासिक कारणों से कम ने उनको कम किया है। विकास की धारा मुझे उम्मीद है कि इस नई सरकार आने किसी की नहीं बने। बिल्कुल आलोक जी, हम सभी को उम्मीद है कि विकास की धारा फिर से बहेगी। चलिए, अब जम्मू कश्मीर के साथ साथ हरियाणा में भी चुनाव होने हैं, तो अब 10 सीटों को लेकर तो झटका लगा ही है। जेजेपी ने हाथ छोड़ दिया है भाजपा का। अब किस तरीके की रणनीति है और क्या कुछ, क्योंकि एक तगड़ा झटका तो आपको लग चुका है, अब चुनाव में कितना उसका असर आप पर होगा मलिक जी, वो बताइए। जेजेपी ने तो आपको राज्य सरकार में, जब सरकार में थे तभी दामन छोड़ दिया आपका। अब इसका असर तो कुछ होगा, उनके वोट बैंक तो आपको असर डालेंगे। जी देखिए, जहां तक बात है हरियाणा राज्य की, जी प्रदेश में जिस तरीके से नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में प्रदेश की सरकार मजबूती के साथ चल रही है, वो सबको दिख रही है। और जिस तरीके से उपाध्याय जी की पार्टी में विभिन्न गुट हैं, रणदीप सुरजेवाला का एक गुट है, भूपेंद्र हुड्डा का अलग गुट है, चौधरी वीरेंद्र सिंह का अलग गुट है, कुमारी शैलजा जी का अलग गुट है, तो इस गुटबाजी पर ये क्या बोलेंगे। तमाम गुट और हर हलके में गुट है, हर विधानसभा क्षेत्र में हरियाणा की एक अलग गुट है, तो सबको दिख रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर गुटबाजी है। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और परिवार मजबूती के साथ हरियाणा। तो मलिक जी, परिवार से एक हाथ तो छूटा है ना दुष्यंत चौटाला का, उसका असर क्या होगा? जी नहीं, देखिए किसी प्रकार का कोई असर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर नहीं पड़ रहा। भारतीय जनता पार्टी की जीत तय थी, तय है और तय ही रहेगी। चलिए उपाध्याय जी, दुष्यंत चौटाला ने तो साथ छोड़ दिया, आपकी पार्टी किस तरीके से उसका फायदा उठाएगी और कितनी मजबूती के साथ है अभी? देखिए श्रुति जी, जिस तरह से पिछले 10 सालों में इन्होंने हरियाणा के किसानों के साथ बुरा बर्ताव किया, हरियाणा की महिला पहलवानों के साथ जो व्यवहार किया, हमारी एक बेटी खासतौर से विनेश फोगाट के साथ जो व्यवहार किया, जिस तरह से हरियाणा में सबसे अधिक बेरोजगारी 10 साल में है इस समय देश में, वो रोजगार के लिए बेरोजगारों के साथ जैसा व्यवहार कर रहे हैं, उनको कोई रोजगार उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, महंगाई जो पूरे देश में चरम पर है, इन सब को देखते हुए वहाँ की जनता पूरी तरह से कांग्रेस को सत्ता सौंपने के लिए व्याकुल है और वहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने लोकसभा चुनाव में देख ही लिया, जबकि लोकसभा और विधानसभा में थोड़ा अंतर तो होता ही है। लोकसभा में 5-5 पर मामला रहा, लेकिन विधानसभा में ये जो है 90 सीट में मुश्किल से 10-15 सीट जीत पाएंगे। राजा दुष्यंत चौटाला जी हो तो 4.5 साल तक मलाई खाते रहे, तो जब चुनाव का समय आया तो साथ छोड़ दिए। वो इंतजार कर रहे हो जब किसानों पर चढ़ाया जा रहा था। सरकार उनकी है, आप कह रहे, इतना बड़ा दावा कर रहे हैं कि मात्र 15 सीट, अनर्थ क्यों? अरे 10 से 15 के बीच नहीं आएगी। सवाल है उपाध्याय जी से, वहाँ की जनता बहुत नाराज है। सवाल ले लीजिए। आप दुष्यंत चौटाला की जो बात करें, उनका भी कोई जनाधार नहीं, वो समाप्त हो जाएंगे, एक भी सीट नहीं पाएंगे, क्योंकि 4.5 साल तक उन्होंने मलाई खाई। वहाँ के किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, महिला पहलवानों के लिए कोई आवाज नहीं उठाई। ये सत्ता के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ गलबैया करके 4.5 साल तक मलाई खाते रहे। अब चुनाव नजदीक आए तो अलग हो गए, ठीक है। इससे कोई वहाँ कांग्रेस की सरकार बनेगी, दुष्यंत चौटाला एक भी सीट नहीं पाएंगे। जो है भारतीय जनता पार्टी 10 से 15 के बीच में आ जाएगी, उससे भी नीचे भी आ सकती है, जिस तरह से हरियाणा की जनता नाराज है। पहले सुनिए उपाध्याय जी, मेरा एक प्रश्न है। सुनाइए अभिनंदन, हम तो सुनने के लिए बैठे हैं, सुनाने के लिए भी बैठे हैं। जी जी बिल्कुल। देखिए, आप किस गुट के समर्थक हैं? आप भूपेंद्र हुड्डा गुट के समर्थक हैं, सुरजेवाला गुट के समर्थक हैं, कुमारी शैलजा गुट के समर्थक हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के गुट के समर्थक हैं? किस गुट के समर्थन में आप हैं, ये तो क्लियर कर दीजिए। आपका ये तो आपको मालूम होना चाहिए कि हम लोग कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं, हमारे में कोई गुट नहीं है। आपके यहाँ केशव प्रसाद मौर्य गुट, योगी गुट, ब्रजेश पाठक गुट, सब गुटबाजी आपके यहाँ चलता है। हरियाणा में भी नवाब सिंह सैनी जी, पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर साहब, आपके जो वो गृह मंत्री हैं, बहुत बोला करते हैं, मुख्यमंत्री उनका गुट अलग है, गुटबाजी आपकी है। अभी 15 अगस्त को ये आपके आगे बड़े एक नेता ने कहा कि सब कुछ ऊपर से नहीं होगा, तो हम चाहेंगे वो होगा। क्या जवाब दे रहे हैं? मुख्यमंत्री का नाम आपको याद नहीं है?
हरियाणा के मुख्यमंत्री का नाम आप सही से नहीं बोल पा रहे हैं। अरे नवाब सिंह सैनी जी। सैनी है। अरे नवाब सिंह सैनी जी तो बताया हमने। अरे बिहार के मुख्यमंत्री जो थे मनोहर लाल खट्टर जी। नहीं मनोहर लाल खट्टर जी। अरे उनका गुट अलग है, नवाब सिंह सैनी जी का गुट अलग है, समझ में आया? भैया नाम लेना आ नहीं रहा है। कांग्रेस के प्रवक्ता इतने महान है। अरे भाई नाम क्या है आप बताइए, क्या नाम नहीं ले रहा है? बात कर रहे हैं आप? उपाध्याय आपके प्रवक्ता हैं। आपके पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर को हटाया गया, उनका गुट अलग है। वो जो है लंगड़ी जो है टांग खींचने के चक्कर में है। आपके वर्तमान मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी जी है, उनका गुट अलग है। प्रदेश अध्यक्ष का गुट अलग है। जैसे उत्तर प्रदेश में गुटबाजी है ना, वैसे हरियाणा में भी है। महाराष्ट्र में अगर जाते हो तो और गुटबाजी का प्रभाव आपको दिखाई देता है। आप तो महाराष्ट्र के चुनाव से भाग खड़े हुए। जो आपने महाराष्ट्र के चुनाव का जो आप लोग तर्क दे रहे हैं, वो तर्क उसी तरह से अभिनंदन मलिक जी है जैसे आदरणीय राहुल गांधी जी को 15 अगस्त को सबसे पीछे के लाइन में बैठाए और आपने तर्क दिया कि ओलंपियन को बैठाने के लिए उनको पीछे बैठाया गया। आपके सभी मंत्री आज आगे बैठे हैं, ओलंपियन कहाँ आगे बैठे थे? आपने तो अनजाने में और अच्छा किया। राहुल जी जनता के नेता है, खिलाड़ियों के साथ बैठे रहे, उसके बाद लगाव पैदा हुआ। ये सब चुनाव हरियाणा में पता चलेगा। वहाँ के महिला खिलाड़ियों के साथ जो आपने अत्याचार, उपाध्याय जी राहुल चलिए समय सीमा है। आपने अपने आप बैठा उपाध्याय जी, महिला खिलाड़ियों मलिक जी, ठीक है आपने अपने आप बैठा दिया। ठीक है, क्या होगा, जनता किसे चुनेगी ये तो वक्त बताएगा। अभी चुनाव होना है, मतगणना आना है, चुनाव के नतीजे जब आएंगे आपके सामने भी होंगे, कौन जीता कौन हारा सब कुछ पता चल जाएगा। मलिक जी, क्योंकि अब चुनाव होने हैं 1 अक्टूबर को, सुरजेवाला ने कहा है कि किसान इतने दुखी हैं क्योंकि किसान का आंदोलन जिस तरीके से चला उसका असर भाजपा इस पर झेलेगी, तो इस पर किसान को खुश नहीं कर पाई। अब किस तरीके से आगे किसानों को खुश किया जाएगा, वोट बैंक पे कितना असर? देखिए, जहां तक रणदीप सिंह सुरजेवाला की बात है, बिल्कुल 20 सेकंड में अपना आंसर दीजिएगा। जी देखिए, रणदीप सिंह सुरजेवाला पहले तो अपनी उम्मीदवारी सुनिश्चित कर ले जी। वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बनाए जा रहे हैं कांग्रेस के द्वारा के नहीं बनाए जा रहे हैं, पहले तो इसी को लेकर संकट है। जीतना हारना तो बात की बात है। और ये हमारे महान उपाध्याय जी हैं, ये उपाध्याय जी नायब सिंह सैनी का नाम नवाब सिंह सैनी ले रहे हैं। वाह उपाध्याय जी, आप ज्ञानी प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। अब सुनिए, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ हरियाणा में विकास कर रही है, विकसित हरियाणा का निर्माण कर रही है, वो सबको दिख रहा है। नायब सिंह सैनी जी की सरकार जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की इशू वहां पर क्रिएट नहीं हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बिल्कुल सही सलामत चल रही है, वो सबको दिख रहा है। लेकिन ये हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, हरियाणा में कोई किसी प्रकार का क्राइम नहीं है, किसानों के हित में काम हो रहा है, गरीब के हित में काम हो रहा है, सबका साथ और सबका विकास हो रहा है। बिल्कुल, कितना विकास जनता को पसंद आया देखना बेहद दिलचस्प होगा। आलोक जी, आपके प्रधानमंत्री जी बिरसा मुंडा जी को जब पैदा नहीं हुए उसी समय वो क्रांतियों में अंग्रेजों से लड़ने के लिए बता दिया। आप हमारे ज्ञान विद्वता पर प्रश्न उठा रहे हैं। बिरसा मुंडा जी तो 1875 में पैदा ही हुए और वो 1857 की लड़ाई में प्रधानमंत्री जी उन्होंने अंग्रेजों से बात। आलोक जी, किसान आंदोलन का वोट पर कितना असर होगा, भाजपा के या कांग्रेस को कितना फायदा होगा और भाजपा को कितना नुकसान होगा, क्या कुछ वोट का अंतर दिखेगा? 20 सेकंड में आंसर दीजिए। किसान आंदोलन के बाद चुनाव हो चुके हैं और जो नेता थे टिकैत जी अपने मोहल्ले में वोट नहीं पाए थे किसान आंदोलन के बाद। तो किसान आंदोलन का प्रभाव चुनाव में होगा, भारतीय जनता पार्टी की नीति पर उस पर वोट होगा। और भारतीय जनता पार्टी का अगर इतना अच्छा काम चल रहा था तो मुख्यमंत्री को मतलब न बना, खट्टर को बदलना पड़ा ना, और संतोष था ना, तो खट्टर समझना ही नहीं वो कितना सैनी जी आए, वो 6-8 महीने में मेहनत कर पाएंगे, ये देखने की बात है। तो भारतीय जनता पार्टी की संभावना 50% से ज्यादा मैं नहीं देखता। पूजा जी, क्या कुछ असर और कितनी मजबूत है समाजवादी पार्टी की? 5 सीटों को तो मांग रही थी लगातार, क्या 5 सीटें मिलेंगे? देखिए जो है श्रुति जी, क्या कितनी मजबूत है, क्या सीटों का क्या डिवीजन होगा ये तो स्टेट डिसाइड करेगा। और हाँ, हमारी स्थिति ये कि हम हरियाणा में विधानसभा चुनाव में सीटें जीती हुई है। 2009 में जीती, 2014 में भी हमने विधानसभा के चुनाव में मैंने 1 सीट जीती हुई थी। तो ऑब्वियसली हम चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे श्रुति जी। और
आलोक जी बढ़िया जो है भाजपा का प्रवक्ता का रोल कर लेते। जब मैं आलोक जी को देखती हूँ मुझे पता होता है कि भाजपा का प्रवक्ता का रोल करेंगे। हालांकि मुझे लगता है कि वो भूल जा रहे हैं कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में भी जो है धांधली पाई गई थी। हरियाणा में जो पहलवानों के साथ में हुआ है ये सब आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। खासकर मैं मानूं कि भाजपा एक बार डिनाई कर जाए वो नहीं कर सकती, पर आलोक जी आप जानते हैं कि ये सब अकाउंट में आएगा और इसका इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। बिल्कुल इसको पूजा डिनाई जी, नहीं अब किया क्या जा कुछ सकता। होगा जनता के ऊपर ही ये सब कुछ। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम चर्चा में बने रहने के लिए। और डॉक्टर AN उपाध्याय जी बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में बने रहने के लिए। अविरल मलिक जी आपका बहुत शुक्रिया। आलोक पांडे जी आपका बहुत शुक्रिया। पूजा मिश्रा जी आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में बने रहने के लिए और अपनी तमाम बातों को सही तरीके से रखने के लिए। बिल्कुल चुनावी हुंकार है, अब किसकी सरकार है ये तो जनता का अब आंसर होगा। जनता किसे चुनती है देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहरहाल मुद्दे की बात में बस अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।